हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी है। सेक्शन ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का। तो पहले इसको शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बोल रहा है कि देर आर 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। इस सेक्शन में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 15 एंड 16। क्वेश्चन 15 एंड 16 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया गया होगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। और बोल रहा है कि ईच क्वेश्चन हैज 4 सब पार्ट्स। दोनों क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट्स है। मतलब 15 क्वेश्चन, हर दो क्वेश्चन है इसमें, और दोनों क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट्स मिलेंगे। और ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। हर एक सब पार्ट का 1 नंबर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि पावर ट्रांसमिशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है हमें, तो पढ़ लेते हैं। चलो उसको पहले। At a power plant, a transformer increases the voltage of generated power by thousands of volts। मतलब एक पावर प्लांट है। पावर प्लांट जानते हो ना आपकी, जहाँ पे पावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे भी बिजली पैदा होती है उसको पावर प्लांट बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पावर प्लांट है, इसमें बिजली पैदा हो रही है। ठीक, अब उसमें बोल रहा है कि अ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज ऑफ जनरेटेड पावर। तो यहां से जो भी पावर निकल रही है वो एक ट्रांसफॉर्मर में जाती है। ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर ये क्या करता है, ये उसकी वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसमें यही बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ जनरेटेड पावर। जो भी यहां से पावर आई उसका उसने वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां से जो भी इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज निकलेगी, ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट में जो भी वोल्टेज होगी वो काफी ज्यादा होगी। बोल रहा है कि इंक्रीजेस द वोल्टेज बाय थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट। मतलब मान लो कि अगर पावर प्लांट में 1000 वोल्ट पैदा हो रही है, वोल्टेज 1000 वोल्टेज पे पावर पैदा हो रही है, तो ये कर देगा उसको, ऐसे समझ लो 20,000, 30,000, 40-50,000 भी हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उसको वोल्टेज को बढ़ा देगा। ठीक, अब बोल रहा है कि इतना बढ़ा दिया ऑफ वोल्ट, सो इट कैन बी सेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पावर लाइंस। अभी क्या करता है, ये ट्रांसमिशन पावर लाइंस है, ये ऐसे जाती है। ये लाइंस बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि साउथ इंडिया में पावर प्रोड्यूस हो रहा है और उसको नॉर्थ इंडिया में भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, पावर प्लांट तो कुछ ना कुछ पावर पैदा करेगा, तो वहां से ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू पावर नॉर्थ इंडिया तक पहुंचानी पड़ेगी। तो वो होती है 1000-2000 किलोमीटर, 1500-2000 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस भी होते हैं। तो इनको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। इनके थ्रू पावर को भेजा जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो यही बोला उसने। आगे देखो क्या बोलता है। ट्रांसमिशन लाइंस आर बंडल्ड ऑफ वायर्स नोन एज कंडक्टर्स। मतलब तारों के थ्रू भेज रहा है। ठीक है, दैट शिप इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम पावर प्लांट्स टू डिस्टेंट सब स्टेशंस। सब स्टेशंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि छत्तीसगढ़ से भेजना है पावर को दिल्ली तक, तो यहां पे दिल्ली पे एक सब स्टेशन बनाएंगे और उसके बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि हाँ, डिस्टेंट सब स्टेशंस। एट सब स्टेशंस ट्रांसफॉर्मर लोअर्स द वोल्टेज ऑफ इनकमिंग पावर। अब देखो इस वाली लाइन में, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इसके अंदर तो वोल्टेज बहुत ज्यादा है, 40-50,000 वोल्ट। ठीक है, लेकिन इतना वोल्ट तो हमारे घर में कितना यूज होता है, 230-240 इतना यूज होता है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो ये एक और ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं।
जिससे कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे करना और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे करना। जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वैसे वो उसको कन्वर्ट कर देता है, लो से हाई वोल्टेज, हाई से लो वोल्टेज, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो जाए। तो ट्रांसफार्मर यहां पे भी लगाना पड़ेगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन, क्योंकि इसने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे ये जो आउटपुट में आएगी वोल्टेज ये होगी लो वोल्टेज। अब इसको हम भेज देंगे किसी, जो भी कोई शहर है, कोई टाउन है, ठीक है, इसको बोल दीजिए, ये हो जाएंगे यूजर्स, जो भी इसको यूज करेगा। जैसे हमारे घरों में आ रही है बिजली, ठीक, तो वही बोल रहा है वो, ट्रांसफॉर्मर्स लोअर्स द वोल्टेज ऑफ इनकमिंग पावर टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर हाई वॉल्यूम डिलीवरी टू नियर बाय एंड यूजर्स। तो ये एक बेसिक मॉडल है कैसे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं पावर प्लांट से हमारे घर तक। पावर प्लांट पे पावर प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका वोल्टेज जितना भी होता है उसको पहले हजारों वोल्ट करते हैं, 20,000 30,000, बहुत ज़्यादा उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के। उसके बाद हाई वोल्टेज पे फिर हम ट्रांसमिशन लाइंस पे भेजते हैं पावर को, फिर वो पावर एक और ट्रांसफार्मर में जाती है जो कि होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पे कन्वर्ट हो गया, लो वोल्टेज आ गया, फिर हमारे घरों में सप्लाई की जाती है पावर। तो ये है बेसिक कैसे हम पावर को पावर प्लांट से हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये पैराग्राफ उसी के ऊपर है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखो ये 15 क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट्स होंगे। तो पहला सब पार्ट ये है, इसमें पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू हाई वोल्टेज लाइंस टू, ये ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज लाइन से क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, क्यों ना सीधे सीधे हम भेज देते। यहां पे मान लीजिए पावर प्रोड्यूस हो रही है 1000 वोल्ट की, तो सीधा 1000 वोल्ट से क्यों ना भेज देते सीधा घरों के अंदर या थोड़ा कम कर देते। यहां पे इसको हजारों वोल्ट 40-50 हजार वोल्ट पे ले जाने की क्या जरूरत है, यहां ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत है। देखो ये जरूरत है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस में पावर लॉस होता है, ठीक है। पावर लॉस कैसे होता है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, इन तारों का। ये जो तारें आ रही हैं हमारे घरों में, मतलब ट्रांसमिशन लाइंस में, ये किसी ना किसी चीज की तो बनी होंगी ना, कॉपर की बना लो या किसी की भी एल्यूमिनियम की बना लो, लेकिन इनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब हजारों किलोमीटर लंबी तारें हैं, 1000 1500 किलोमीटर लंबी, तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना टाइम्स हो जाएगा, कितना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लॉस भी ज्यादा होने लग जाएगा। तो लॉस को कम करने के लिए कौन सा लॉस, रेजिस्टेंस में से कौन सा लॉस होता है, I²R, I²R। तो अब देखो यहां पे लिख लेते हैं पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइंस कितना हो जाएगा, PL लेते हैं, पावर लॉस इक्वल टू I²R। ये R किसका रेजिस्टेंस है, ये R इन तारों का रेजिस्टेंस है जिनसे पावर पहुंचाई जा रही है रास्ते में। 1,500-2 हजार किलोमीटर जो लंबी तारें हैं, ये तारें मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे हम देखते हैं खेतों के ऊपर से जाते हैं, बड़े बड़े खंबे होते हैं ऐसे, इस टाइप के ऐसे बने होते हैं ना, कुछ 50-100 मीटर ऊंचे, जिसमें से तारें जाती हैं ऐसे ऐसे, फिर एक और खंबा होता है, ठीक है। ये नॉर्मल खंबे नहीं है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे खंबे होते हैं, ऐसे तार जाती है। ये हाई ट्रांसमिशन, इसमें हाई वोल्टेज जाती है, इसीलिए इसको ऊपर हाइट पर रखा जाता है। क्योंकि अगर छोटे खंभों पर रख देंगे तो फिर खतरा भी हो सकता है, जो यहां पे कोई काम कर रहा होगा, कोई लोगों को खतरा पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसे थोड़ा हाइट पे रखते हैं। खैर वो तो दूसरी चीज है। लेकिन पावर लॉस क्या होता है, I²R। R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द, ये ट्रांसमिशन लाइंस। I क्या चीज है, I है इनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा R। तो हमको ये कम करना है I²R। तो कैसे कम करते हैं, हम कर देते हैं V को ज्यादा। जैसे ही हम V को ज्यादा कर देंगे वैसे ही I कम हो जाएगा। अब देखो कैसे,
मान लेते हैं कि ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है पावर प्लांट P, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं P इक्वल टू VI। तो देखो ट्रांसफॉर्मर में से जो पावर यहां से घुसेगी उतनी ही पावर यहां से निकलेगी। मान लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कोई ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, आइडियल मान लेते हैं। तो जितनी पावर घुसी उतनी पावर निकली, तो P VI के बराबर है जितना पावर प्लांट वोल्टेज पैदा कर रहा है। ठीक है, P1 ले लेते हैं, VI1। अब देखो यहां पे P1 क्या है, पावर प्रोड्यूस्ड बाय पावर प्लांट। V1 क्या है, V1 इज द वोल्टेज एट विच पावर इज प्रोड्यूस्ड। I1 क्या है, I1 इज द करंट सप्लाइड बाय द पावर प्लांट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही सेम पावर यहां पे जाएगी, यहां से निकलेगी सेम पावर P1। ठीक, अब P1 किसके बराबर होगा, जो यहां पे वोल्टेज पैदा होगा और यहां पे जो करंट पैदा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं P1 इक्वल टू, अब देखो यहां पे मान लेते हैं कि ये V2 ले लेते हैं। V2 क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज बढ़ाया गया V1 से V2 जैसे मान लो V1 कितना था, कितना होगा 800 1000 वोल्ट, तो V2 को हमने 40-50 हजार वोल्ट कर दिया, तो बहुत ज्यादा कर दिया ना। तो हमने क्या किया, P1 पावर तो उतनी रहेगी, पावर का कोई लॉस, हम मान रहे कि ट्रांसफॉर्मर में पावर का कोई लॉस इतना ज्यादा होता नहीं है, 99% एफिशिएंट होते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो P1 तो पावर उतनी ही है जितनी ये पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। तो P1 इक्वल टू V2 इंटू I क्या चीज है, I ये वाला करंट है जो ट्रांसफॉर्मर यहां से निकाल रहा है और जो ट्रांसमिशन लाइंस पे जा रहा है, I ये वाला। ठीक है, तो अब देखो पावर उतनी है तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा P1 अपॉन V2। ठीक, तो P1 तो चलो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये पावर तो पावर प्लांट पैदा कर रहा है। ठीक, और V2 क्या चीज है, V2 40-50 हजार वोल्ट, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज बना दिया ट्रांसफॉर्मर ने। ठीक, तो जब ये हाई वोल्टेज हो जाएगा तो करंट अपने आप ही कम हो जाएगा, तो V2 बहुत ज्यादा हो जाएगा, I कम हो जाएगा, तो पावर लॉस जो ट्रांसमिशन लाइंस में होगा वो I² R होगा। R की वैल्यू तो लाइंस की कांस्टेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है ना किसी भी तार का, तो I हमारा कम हो गया तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइंस में, ट्रांसमिशन लाइंस में हाई वोल्टेज होना चाहिए, हाई वोल्टेज होगा तो पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइंस कम होगा। हमने ये देख लिया, तो यही बोल रहा है वो, इलेक्ट्रिक पावर इट इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू हाई वोल्टेज लाइंस टू, अब देखो ऑप्शन में क्या लेना है, मिनिमाइज एडी करंट। एडी करंट का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ट्रांसमिशन लाइंस और एडी करंट का कोई मेल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मिनिमाइज पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइंस, तो यही हो गया, तो आंसर हो गया हमारा बी हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब दूसरा भी देख लेते हैं, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये इसका भी कोई लेना देना नहीं है। डी देख लेते हैं, मिनिमाइज द चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, नहीं उसका भी कुछ नहीं है। तो हमारा हो गया ये बी, मिनिमाइज पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि पावर कैसे हम मिनिमाइज करते हैं और पूरा पावर प्लांट से कैसे पावर भेजी जाती है हमारे घर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब पार्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन में 4 सब पार्ट है और ये दूसरा सब पार्ट है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम 800 वोल्ट टू 40k वोल्ट, मतलब 40,000 वोल्ट। मतलब एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप, जिसके इनपुट पे यहां पे इसको बोलते हैं प्राइमरी, और यहां से जो बाहर निकलता है वोल्टेज, पावर जो बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है Vp इक्वल टू 800 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है कितना, 40,000 वोल्ट। तो अब हमें ये पता है, ये क्या पूछ रहा है देखते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दैट इन प्राइमरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसके अंदर कॉइल्स होती है ऐसी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कॉइल्स होती है जिससे म्यूचुअल इंडक्शन से ये पावर ट्रांसफर होता है। वो तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका आपने पढ़ा होगा।
उसकी जरूरत नहीं है यहां पे, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? ये होता है प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहां पे इसमें वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा 800 अपॉन 40,000 इक्वल टू NP अपॉन NS। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। ये कट जाएगा 8, ये कितना आ गया 8 5 40, 50 आ गया। तो अब ये आ गया हमारा NP अपॉन NS 1 अपॉन 50। पूछा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दैट इन प्राइमरी, तो इसका ऑपोजिट पूछा है। सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी पूछा है, उसको तो ऑपोजिट कर देते हैं। NS अपॉन NP क्या हो जाएगा 50 अपॉन 1। तो ये हमारा रेशियो आ गया 50:1, तो हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, इससे हो जाएगा ये। तो ये हमने कर लिया सेकंड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड सब पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। मतलब कौन सा इनमें से कौन सा हम यूज करेंगे एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अब एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? एडी करंट मतलब कोई भी, मान लो एक शीट है, कोई भी मेटल प्लेट है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे आप पास कराते हो और उसको चेंज कराते हो तो इसके अंदर करंट पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करंट, जैसे कि समुंदर में वो आता है टॉर्नेडो और हरिकेन, तूफान आते हैं, गोल गोल घूमता है ना पानी, ऐसे ऐसे, तो वैसे ही इसके अंदर गोल गोल करंट घूमने लग जाएगा, उसकी वजह से लॉस होने लगते हैं। तो ये हमको मिनिमाइज करने होते हैं, इसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, शीट के अंदर आपने वो तो पढ़ा होगा ना, एक सिंगल कॉइल है, अगर कॉइल है, एक तार है, ऐसी कोई कॉइल है, इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कराएं, उसको चेंज करें, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट भी पैदा हो जाएगा, इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट पैदा होता है, तो उसकी वजह से। तो ऐसा ही शीट के अंदर भी ये सब होने लगते हैं, क्योंकि शीट तो एक पूरा प्लेट है, पूरा एरिया है, तो हर जगह मेटल है, तो ऐसा फुल घूमने लगता है करंट, हर जगह जहां भी मेटल है वहां हर जगह घूमने लगता है। तो हमको क्या करना होता है ना, इस भंवर को तोड़ना होता है। ये जो भंवर बन रहा है इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? इसको ऐसे बना दें। अगर कैसे बना दें, यहां पे छेद कर दो, मतलब स्लिट बना दो छोटी छोटी। उसके बाद ये पूरा करंट ऐसे घूमेगा, यहां पे घूमेगा, यहां पे। जैसे मान लो, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। मान लो आपने, ये पूरी शीट थी जिसमें आपने इतना छेद कर दिया, फिर एक छेद कर दिया, तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आप पास कराओगे और उसको चेंज करोगे तो इंड्यूस EMF पैदा होगा, वो ठीक है, करंट भी पैदा होगा, लेकिन अब पूरा भंवर नहीं बनेगा, छोटे भंवर बनेंगे, तो इससे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे? होता क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मर ऐसे बनता है, ट्रांसफॉर्मर ऐसा कुछ होता है, ये मेटल का ब्लॉक लेते हैं हम। ठीक है, इसमें से एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये ब्लॉक इसके अंदर से पास करता है वाइंडिंग में से। ठीक है, तो इस ब्लॉक में जब ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ, तो इसके अंदर भी भंवर बनेंगे, इसके अंदर भी तो भंवर बनेंगे ऐसे, एडी करंट लॉस होगा ना। ये भी तो मटेरियल है, ये भी मेटल है, तो इसमें क्या है, ऐसे एडी करंट बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक स्लिट मार देंगे, तो इसको ऐसा बना देते हैं हम, इसको प्लेटफॉर्म में बना देते हैं। इस सॉलिड ब्लॉक को अगर हमने यूज किया तो ज्यादा लॉस होगा, हम इसके अंदर इसको प्लेटफॉर्म में ऐसे, इसी सॉलिड ब्लॉक को हम प्लेट ले लेते हैं, बहुत पतली पतली प्लेटें ले लेते हैं और उसके बीच में कोटिंग कर देते हैं, इंसुलेटेड कोटिंग। जैसे एक पतली प्लेट ले ली है ऐसे, और उसके बगल में एक और प्लेट रख दी, लेकिन इन दोनों के बीच में इंसुलेशन भर दिया। ठीक है, कोटिंग कर देते हैं। फिर एक और प्लेट ले ली, फिर भर दिया इंसुलेशन सबके दोनों के बीच में। अब इससे क्या होगा ना, सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बन जाएगा, तो जो एडी करंट होंगे ना वो पूरे ब्लॉक में नहीं बनेंगे, छोटे छोटे प्लेट के अंदर बनेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, तो ये कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं कोर को। ये जो मटेरियल हमारा, इसको प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। तो लैमिनेटेड कोर ही हमारा आंसर है। ठीक है, एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, शीट की, जो भी आपके सामने शीट है उसको आप उसके टुकड़े कर दीजिए, उसको प्लेटफॉर्म में लगाइए,
या जो भी है, मतलब उसका एरिया कम से कम कर दीजिए। ठीक, अगर आपका कुछ एरिया आ जाएगा ना मेटल का, तो उसमें ज्यादा बड़ा भंवर बनेगा। अगर ऐसा कुछ कर दोगे आप कि स्लिट कर दिया, छेद कर दिए, एरिया कम कर दिया, तो भंवर छोटे छोटे बनेंगे, जिससे लॉस भी कम होता है। तो आंसर हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, लैमिनेटेड कोर। ठीक है, और दूसरा ये बता दो, थिक वाइंडिंग इसमें लिखा हुआ है, थिक वाइंडिंग से कुछ नहीं होता। थिक वाइंडिंग से तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो लॉस होता है ना, वो कम होता है। इसके अंदर देखो, ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे लॉसेज होते हैं। एक होता है ये एडी करंट लॉस, उसको कम करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। लैमिनेटेड कोर मतलब प्लेटफॉर्म में कोर को यूज करेंगे, प्लेट लगा के। और दूसरा लॉस होता है जो रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जो आई स्क्वायर आर होता ही है, जो हर जगह होता है। जहां रेजिस्टेंस होगा और करंट होगा, वहां पे लॉस हो जाएगा। तो यहां करंट भी है और तारों का रेजिस्टेंस भी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये मोटी तारें यूज करते हैं। तो ये कि इससे क्या होगा, थिक वाइंडिंग से ये तो होगा हीट डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, थिक वाइंडिंग मतलब थिक वाइंडिंग से रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है, तो फिर पावर थोड़ा कम हो जाता है, पावर लॉस। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या चीज है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये एक मटेरियल है सॉफ्ट आयरन, जिसको हम ये बनाने, मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं, ये ब्लॉक बनाने के लिए, ये प्लेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। हीट डिसी, ये इसमें लिखा है ना, थिक वाइंडिंग हीट डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टेंस आर मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड भी लिख लो। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन कोर से क्या होता है, इससे ये बोल दो, टू मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है इससे। ये उस चैप्टर में है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, अगर पढ़ा नहीं है तो। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, एक थ्योरी है इसके ऊपर, फेरोमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, तो उसी के अंदर आता है एक हिस्टेरेसिस कर्व बनता है। उससे पता चलता है कि कितना लॉस होगा, कितना ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसा मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको याद रख सकते हो कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए। लैमिनेटेड कोर हमने देख लिया, एडी करंट लॉस, यही सही है। और ये ओवरलैप्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ओवरलैप्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसे भी होता है, देखो ट्रांसफॉर्मर ऐसे भी बने होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मर भी बने होते हैं। एक मिनट, हाँ, तो यहां पे क्या है ना, एक कॉइल ऐसे वाइंड कर रखी है, उसको बाहर निकाल दिया, और दूसरी कॉइल इसी के ऊपर वाइंड कर दिया और यहां बाहर निकाल दिया, तो एक के ऊपर एक चढ़ा दिया। तो उससे क्या होगा, जो फ्लक्स होगा, जो इन दोनों के बीच में फ्लक्स लिंक होगा, वो काफी ज्यादा होगा, मतलब लॉस कम होगा। तो टू मिनिमाइज लॉस ऑफ फ्लक्स, तो होता क्या है, ऐसे वाले ट्रांसफार्मर में यूज करते हो ना, तो यहां से फ्लक्स निकलता है, तो थोड़ा इधर उधर भी चला जाता है, लॉस हो जाता है। तो एक के ऊपर एक अगर कॉइल को चढ़ा देंगे, तो सारा का सारा फ्लक्स लिंक करेगा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया थर्ड सब पार्ट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ पावर प्लांट जनरेट्स अ पावर ऑफ 40 मेगावाट। तो पावर प्लांट जनरेट कर रहा है 40 मेगावाट पावर। अब ये बोल रहा है कि इसका वोल्टेज कितना है, जितने वोल्टेज पे ये पैदा कर रहा है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट यहां से निकाल रहा है पावर प्लांट, इतनी पावर। अब बोल रहा है अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज वोल्टेज टू 30 किलो वोल्ट। मतलब एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है जो कि क्या करता है, 30 किलो वोल्ट, 30,000 वोल्ट, 400 से 30,000 वोल्ट कर देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ये, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब बोल रहा व्हाट इज द करंट इन ट्रांसमिशन लाइंस इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 90% एफिशिएंट।
तो इन ट्रांसमिशन, ये इसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइंस जाएंगी ना जो हमारे घरों तक जाती हैं, तो इन ट्रांसमिशन लाइंस में कितना करंट होगा अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% है। एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जितनी पावर वो ले रहा है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ईटा से डिनोट करते हैं इसको, इक्वल टू जो पावर इसने बाहर निकाली, पावर आउटपुट, यहां पे पावर P2, और जो पावर इसने अंदर ली, ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी पावर गई वो पावर इनपुट, इसको पावर O भी बोल दो, पावर O पावर I, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, तो पावर इनपुट कितनी है, वो तो जो प्लांट से निकल रही है वो तो इसमें जा रही है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी पावर प्लांट दे रहा है 40 मेगावाट, तो हमें पता चल जाएगा कि पावर आउटपुट कितनी है। तो पावर आउटपुट हो जाएगी ईटा इंटू इनपुट पावर, तो ईटा कितना है 90%, तो 90 अपॉन 100 इंटू पावर इनपुट कितनी हो जाएगी 40 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरो तो कट गए और कितना आ गया ये 36 इंटू 10 की पावर 6। ठीक, ये पावर आउटपुट आ जाएगा इसके बाहर, जितना ट्रांसफार्मर से निकल रही होगी पावर। अब ये बोल रहा है कि कितना करंट होगा इसके अंदर, तो ये जो पावर होगी, पावर आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा VO इंटू IO। यही होता ना पावर का फॉर्मूला, P इक्वल टू VI। तो जो आउटपुट पावर है इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज होगी और इन केबल्स के अंदर आउटपुट करंट होगा। तो हम निकाल लेंगे IO कितना हो जाएगा PO अपॉन VO। तो PO कितना है ये निकाल लिया हमने 36 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन VO कितना है। अब VO देखो ये बोल रहा है कि 30,000, ये तो VO के बराबर ही है। आउटपुट वोल्टेज तो यही है ना, इतने वोल्टेज पे ही ये पावर बाहर निकलेगी ट्रांसफार्मर से। तो यहां पे रख देंगे 30,000, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 1 2 3 4 जीरो तो इससे कट जाएंगे, 10 की पावर 2 बच गया। अब 3 इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया 12, तो ये आ गया 1200 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया 1200, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया फोर्थ सब पार्ट। तो 15 क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं, अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। ये है फोटो डायोड डिटेक्टर के ऊपर। तो ये पैराग्राफ पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है अ फोटो डायोड इज वन टाइप ऑफ लाइट डिटेक्टर यूज्ड टू कन्वर्ट द लाइट इनटू करंट और वोल्टेज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। दीज diodes are used in application where the detection of the presence of light, color and intensity is required। मतलब फोटो डायोड एक ऐसा डिटेक्टर है, एक ऐसा डायोड है ना, सेमीकंडक्टर में हमने डायोड पढ़े हैं, तो वही डायोड की बात कर रहा है। उसमें से एक फोटो डायोड भी होता है। तो फोटो डायोड एक लाइट डिटेक्टर है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है। मतलब इसके ऊपर लाइट अगर पड़ती है, ऐसे बाहर से लाइट पड़ती है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। क्या करता है डिटेक्ट का मतलब, लाइट इस पे गिरी तो इसने सर्किट के अंदर करंट पैदा कर देता है ये। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब इस पे लाइट गिरती है तो ये क्या करता है, यूज टू कन्वर्ट द लाइट इनटू करंट, वोल्टेज, और करंट और वोल्टेज जो भी है तो करंट पैदा कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसने कुछ ना कुछ डिटेक्ट किया है। तो जितना करंट होगा उसके जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो करंट या वोल्टेज पैदा कर देगा। इससे हम उसको पता लगा लेते हैं कि कौन सी लाइट गिरी होगी इसके ऊपर। तो ये बोल रहा है कि हाँ ये पढ़ लिया हमने। आगे देखते हैं, दीज डायोड्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी पढ़ लिया, लाइट, कलर एंड इंटेंसिटी। मतलब ये क्या करता है, क्या डिटेक्ट करता है, कौन सी लाइट है, कौन सी वेवलेंथ है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, क्या है, उसका कलर और उसकी इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी का मतलब कितनी ब्राइट है वो लाइट, कितनी तेज लाइट है, डिम, ब्राइट कितनी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी भी चेक करता है। तो और आगे देखो क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ रेंज फोटो डायोड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितनी वेवलेंथ की रेंज को नापना चाहते हैं,
तो उसके हिसाब से हम ये मटेरियल चूज कर सकते हैं फोटोडायोड के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक पैराग्राफ है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला सब पार्ट देखते हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ बायसिंग इज यूज्ड इन फोटोडायोड। अब देखो फोटोडायोड क्या है ना, ये ऐसा हमारा एक डायोड होता है, इसको हम यूज करते हैं, ये P है ये N है, इसको हम करते हैं रिवर्स बायस में यूज। ऐसे रिवर्स बायस में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो इसके अंदर अब जब हम रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो क्या करंट आएगा इसके अंदर? तो हमने तो ये पढ़ा ना कि डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में लगाएं तो फुल करंट आता है, करंट ज्यादा आता है, और डायोड ये करंट कुछ आएगा। और डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में लगा दें तो क्या होगा? कोई करंट नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। करंट तो आएगा लेकिन वो बहुत ही कम आएगा, माइक्रो एम्पेयर में करंट आएगा या माइक्रो एम्पेयर में करंट आता है ऐसे में। तो उसको हम ऐसे भी बोलते थे कभी कभी कि बहुत कम करंट है, क्या है ये तो बहुत छोटा है। और ऐसे में इस वाले केस में जब हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो मिली एम्पेयर में करंट आता है। तो देखो मिली एम्पेयर तो बहुत बड़ा है ना माइक्रो से, तो इसीलिए आइडियल डायोड में वैसे हम जब रिवर्स बायस में लगाते हैं तो मानते हैं कि कोई करंट नहीं है, लेकिन रियल डायोड में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत करंट होता है, माइक्रो एम्पेयर में आता है, रिवर्स बायस में भी करंट आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसको हमने रिवर्स बायस में क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि देखो जब इसके ऊपर लाइट गिरी तो इसके अंदर जो जब लाइट कहां पे गिरती है? इस तरफ डिप्लीशन रीजन में, तो उसमें क्या होता है? बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है। तो इस तरफ यहां से कौन जाएगा? इधर जाएंगे। इधर कौन जाएगा बताओ? N से P साइड पे कौन जाएगा? होल्स जाएंगे। लेकिन होल्स तो यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहां से कौन जाएगा? इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि देखो बैटरी तो ऐसे लगा रखी ना, प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला क्या करेगा? होल्स को धक्का मारेगा इधर और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इधर। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के होने से करंट पैदा होता है, इसीलिए काफी कम करंट होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो काफी कम होते हैं ना। तो देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एकदम से ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो पहले अगर ये थे 5% और उसके बाद ये 10% हो गए, मान लेते हैं ऐसे ही, पहले 5% थे जब लाइट नहीं गिरी थी, अब ये 10% हो गए, तो बताओ कितना चेंज आया? 5% का चेंज आ गया ना। लेकिन तो ये काफी ज्यादा चेंज है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगाते हो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट आता है, मिली एम्पेयर में आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन लाइट के गिरने से अगर मान लो 95% क्या थे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 95% थे, तो अब कितने हो जाएंगे लाइट के गिरने के बाद? ये 98 90 इतने पहुंच जाएंगे। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब ये समझो कि फ्रैक्शनल चेंज किसमें ज्यादा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर में 1 मीटर ऐड कर दो, ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इसमें ज्यादा हो जाएगा ना। और मैं बोलूं कि 100 मीटर में 1 मीटर ऐड कर दो, फ्रैक्शनल चेंज किसमें ज्यादा हुआ? इसके अंदर काफी बड़ा चेंज आया ना। 1 मीटर में आपने 1 मीटर ऐड कर दिया तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ गया फ्रैक्शनल चेंज? फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और इसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना आया? इसमें 100 मीटर में 1 मीटर। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि किसमें काफी ज्यादा, किसमें फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा आया है। तो इसीलिए हमको वो देखना है कि फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा आने से हमारा जो करंट होता है उसके अंदर भी फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा आता है, तो उसको मेजर करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए हमको ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो इसमें देखो फॉरवर्ड बायस तो कहीं से नहीं है, गलत है। रिवर्स बायस में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रिवर्स बायसिंग बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इजीली मेजरेबल। ठीक है, तो यही सही है। और देखो फॉरवर्ड तो ये गलत हो गया सी। और डी में क्या बोल रहा है? रिवर्स बायसिंग बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इजीली मेजरेबल। नहीं, यही सही है बी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसकी थ्योरी आपको थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। फोटोडायोड के अंदर किस मैकेनिज्म से
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होता है और उसमें करंट आता है। थोड़ा बहुत तो हम यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं उतना बताऊंगा, लेकिन बाकी अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप एक बार जाके उसको पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे बस इतना बता सकते हैं हम कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस में इसलिए लगाते हैं क्योंकि चेंज जो आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में वो ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट इन अ फोटोडायोड। अब देखो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी सीधा सीधा बढ़ जाता है। तो इसका तो ऑप्शन ये है, ए ही है, लेकिन होता कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो ये मान लो यहां पे अलग अलग इंटेंसिटी से रिवर्स बायस है ना, तो रिवर्स बायस में हम इस तरह बनाते हैं करंट। ये करंट है, ऐसा आता है देखो I1, और थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाओगे I2, और थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाओ I3। तो I3 जो होता है वो ज्यादा होता है I2 से और I1 से भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे आपको ज्यादा करंट मिलता रहेगा। वो हालांकि करंट यहां पे नेगेटिव है क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सीधा हो जाएगा ये करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। सीधा आंसर हो गया ए। ठीक है, बाकी सब गलत है। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी गलत है। करंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव तो छोड़ो। तो ए ऑप्शन हमारा हो गया। तो ये हो गया सेकंड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड सब पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ फोटोडायोड इज 663 नैनोमीटर, द बैंड गैप एनर्जी ऑफ द फोटोडायोड इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई फोटोडायोड है, ऐसा कुछ फोटोडायोड, ठीक है, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ डिटेक्ट करता है 663 नैनोमीटर। मतलब जो लाइट आ रही है, लाइट देखो, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। फोटोन की क्या एनर्जी होती है, एच न्यू, या बोल सकते हो एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी है। तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है वेवलेंथ। अब देखो थोड़ा आपके इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि वो बॉन्ड टूट जाए। जो यहाँ पे जो सिलिकॉन, जो भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर के जो बॉन्ड्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन और होल को तोड़ना है ना, बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन करना है। तो उसके लिए फोटोन की एनर्जी इनके बैंड, इस सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप एनर्जी, ईजी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ईजी। ठीक, अब इसको इधर ले जाइए, लैम्डा को लिख सकते हैं लैम्डा शुड बी लेस देन ई सी अपॉन, यहां पे एक मिनट, इसको ऐसे देख लेते हैं। लैम्डा तो हमको दे ही रखा है ना, लैम्डा हमें दिया हुआ है 663 नैनोमीटर। वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ है। क्या मतलब हुआ, अगर देखो एच सी बाय लैम्डा के अंदर बोल रखा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ है 663, तो इसके बाद इससे नीचे वाली जो वेवलेंथ होगी वो तो सारी डिटेक्ट कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो अगर ये मान लो कि लैम्डा की कुछ वैल्यू है 663, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसने डिटेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, तो अगर मैं इससे 663 से थोड़ा कम कर देता हूं, 500 नैनोमीटर कर देता हूं, तो इसकी एनर्जी तो ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे लैम्डा कम करते जाओगे वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन तो आराम से उस बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा जो 663 है उसके नीचे सारी वेवलेंथ को ये डिटेक्ट कर लेगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ को कौन से डिटेक्ट करेगा, 663 नैनोमीटर। तो हम यहां पे ये यूज कर लेंगे 663 नैनोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके नीचे तो सबको सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा ना ये। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप कैसे निकलेगा, यहीं से निकाल लेंगे। यहां पे वैल्यू रख देते हैं, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू डाल दीजिए 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा 663 इंटू 10 की पावर -9।
शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू Eg। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या है यहां पे हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लिया, मैक्सिमम वेवलेंथ को यूज कर लिया है। तो Eg की जो वैल्यू होगी इतनी होनी चाहिए कि इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये देखो कितना होगा, 10 की पावर -9 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 17 हो जाएगा, और 17 इससे कट के 10 की पावर -17 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट के हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -19, -17 और -2 हो गया ना, इक्वल टू Eg। इतना होना चाहिए हमारा ये Eg जूल। ठीक है, अब देखो ये इससे किसके साथ मैच कर रहा है, कर लेते हैं। देखो ये इसको सारे सॉल्व कर लेते हैं। ये E क्या होता है, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या ये इसके बराबर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 16 इंटू 15 तो 3 के बराबर नहीं होता ना, 3 के बराबर नहीं आता। तो ये देखो ये कितना आ रहा है, बस हमें ये देखना है कि कितना जूल आ रहा है। 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्या ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। अब ये भी देख लेते हैं, 1.1 इंटू 1.6 10 की पावर -19, ये आ रहा है क्या जूल, ये भी नहीं आएगा। अब ये देख लेते हैं 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये आ रहा है क्या, ये करके देख लेते हैं। 1.6 इंटू ये आ जाएगा हमारा तकरीबन, देखो ये सारे पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा, देखो इतना आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये इसके बराबर नहीं है, इसको भी करके देख लेते हैं। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.52 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.76 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और ये देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो सबसे क्लोज कौन है इसके, 2.88 ही है अप्रोक्सीमेटली, बोल सकते हैं ना, 3 के बराबर ही हो जाएगा लगभग। तो हमारा एनर्जी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनर्जी बैंड गैप शुड बी दिस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि hc/λ जो कि फोटोन की एनर्जी है वो कम से कम इसके एनर्जी बैंड गैप के बराबर होनी चाहिए। ज्यादा भी हो सकती है लेकिन बराबर, कम से कम तो बराबर ही हो जाए, तब बॉन्ड टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो जाएगा। तो कम से कम होने के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना। तो इसीलिए वो मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखी थी। तो उसको ऐसे ही बोल सकते हो, hc/λ मैक्सिमम बोल सकते हो, इक्वल टू एनर्जी बैंड गैप के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये फोटोन की एनर्जी कम से कम बैंड गैप एनर्जी के बराबर होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा ना, बॉन्ड टूटेगा। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है लेकिन कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी बैंड गैप के बराबर। और कम से कम एनर्जी होने के लिए H और C तो कांस्टेंट है, तो क्या चेंज करोगे, लैम्डा ना। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तभी तो ये कम से कम होगा। तो कम से कम करने के लिए इसीलिए उसने लैम्डा को मैक्सिमम दिया था। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि hc/λ मैक्सिमम जो वो डिटेक्ट करेगा वो होगा एनर्जी बैंड गैप के बराबर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, सबसे क्लोज यही आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया थर्ड सब पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है 2 फोटोडायोड्स A and B are made by semiconducting materials germanium Ge and indium gallium arsenide InGaAs। ये सेमीकंडक्टर है दो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, जर्मेनियम को A नाम दे दिया और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड को B नाम दे दिया। अब बोल रहा है द ऑपरेटिंग वेवलेंथ रेंज ऑफ जर्मेनियम एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड आर 400 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर टू 2600 नैनोमीटर। मतलब इन दोनों की रेंज दे दी कि जर्मेनियम जो है इस रेंज पे काम करता है। कितनी रेंज पे, 400 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर के बीच में काम करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अच्छा काम करता है, मतलब उससे कुछ आउटपुट निकलता है, उससे पता चलता है ये काम करता है, इसकी रेंज दे रखी है।
और दूसरा सेमीकंडक्टर, इसको ए नाम दे रखा है और ये बी है। दूसरा सेमीकंडक्टर है इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, इसकी वेवलेंथ रेंज दे रखी है जिस पे ये काम करता है नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर से 2600 नैनोमीटर। तो अब ये पूछा है विच फोटोडायोड विल डिटेक्ट विजिबल लाइट, कौन सा फोटोडायोड लाइट को, विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर लेगा। अब हमें वही बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए करेगा, बी करेगा, या बोथ ए और बी करेंगे, या नन कोई नहीं करेगा। तो देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। देखो विजिबल लाइट का क्या होता है, उसके अंदर विजिबल लाइट में उसकी वेवलेंथ रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो अब देखो कि ये वेवलेंथ रेंज किसके साथ मैच कर रही है। ये तो जर्मेनियम के साथ मैच कर रही है। जर्मेनियम का 400 नैनोमीटर से 1600 नैनोमीटर है ना। और उसके बाद देखो ये इंडियम गैलियम आर्सेनाइड जो है वो 800 से शुरू होता है। इसका मतलब 800 से नीचे तो ये रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, ये तो काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ए वाला ही हमारा फोटोडायोड जो होगा वो विजिबल रेंज को, विजिबल लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। ठीक है, जर्मेनियम मतलब जर्मेनियम ऐसे बोल सकते हो, जर्मेनियम विल डिटेक्ट विजिबल लाइट क्यों, क्योंकि उसकी जो रेंज है 400 से 1600 नैनोमीटर के बीच में, वो रेंज विजिबल रेंज उस जर्मेनियम की रेंज के अंदर ही आ रही है। तो जर्मेनियम वाला विजिबल को आराम से डिटेक्ट कर लेगा, जबकि ये इंडियम गैलियम आर्सेनाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th सब पार्ट और हमने फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी खत्म कर लिया।